Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic जो आज हर एक न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइन है कि यस कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन। बट जानना ये है कि इसका क्या मतलब है कि ये कानून लागू हो गया क्या या इसको लॉ बन चुका है या इसे बनाने के लिए अभी भी कुछ प्रोसीजर हमें फॉलो करने के लिए बाकी है। सो बेसिकली अगर हमें इसका प्रोसीजर फॉलो करना है कौन कौन से स्टेप्स होंगे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करनी होंगी, ये सब हम जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में, दैट इज इन द डिटेल। सेज यूनियन कैबिनेट ने तो जरूर एक्सेप्ट कर ली हैं जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस आप सब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वो हेड थे उस कमेटी के, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। इवन उन्होंने उसको अप्रूव भी कर दिया है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसे लागू करना चाहिए। एंड इसके कंसेप्ट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मतलब पूरे भारत के अंदर लोकसभा और जो हमारे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उन्हें एक ही टाइम पे करना है। और साथ ही में जो हमारे लोकल इलेक्शंस है, जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस है, उन्हें भी एक ही टाइम पे करना है। जब इसके बारे में अनाउंस किया गया तो अश्विनी वैष्णव जी इसको अनाउंसमेंट करते हैं और कहा यह जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को दो फेजेस के अंदर अप्लाई किया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट के असेंबली के इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, और जो सेकंड फेज होगा जो कि विद इन द 100 डेज, जैसे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद 100 डेज के अंदर अंदर हमें पंचायत जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत है म्यूनिसिपैलिटीज है, उन्हें सबको करवा दिया जाएगा। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट डन। अब इन दोनों फेजेस को अप्लाई करने के लिए हमें करनी होंगी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और कहा यह जा रहा है कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए जाएंगे, दो एक्ट पास किए जाएंगे और उसके अंदर 15 अमेंडमेंट्स की जाएंगी। मींस देयर विल बी कुछ नए आर्टिकल इंसर्ट किए जाएंगे, कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं उनके अंदर हमें चेंज देखने को जरूर मिलेगा। रामनाथ कोविंद जी की कमेटी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात की। तो जैसे कुछ डिस्कस करें तो जैसे उनका कहना है कि इलेक्टोरल रोल सिंगल ही होना चाहिए, सिंगल एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जो बेसिकली दोनों इलेक्शन, चाहे वो असेंबली के हो लोकल हो, सब इलेक्शंस को एक ही में रखें। अब इस पर्टिकुलर चीज को पास करने के लिए चाहिए हमें रेटिफिकेशन है किसकी, जो कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की। बात करेंगे हम लास्ट में कि क्यों इन पर्टिकुलर जो स्टेट के साथ रिलेटेड है उनके साथ हमें क्यों इस तरह का अमेंडमेंट चाहिए, स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। साथ ही में कहा यह जा रहा है कि लॉ कमीशन जो आएगा, यस, वो भी रिपोर्ट देगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर, एंड उसके अंदर जो सबसे पहले एडवोकेट है उसके लिए दैट इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी ओनली। डन। तो जो लॉ कमीशन आएगा वो रिकमेंड करेगा पर्टिकुलरली कब जो डेट आनी चाहिए। एंड एक जो अनमैन्ड रिसोर्सेज है उनसे पता जरूर लगा है, जो हमें नहीं पता कहाँ से कुछ आया है, बट यस कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि मोस्ट प्रोबेबली 2029 से हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर देंगे। एंड अब बात यह है कि जब ये डेट सामने में देखने को आ रही है, सो फॉर एग्जांपल बात करें कि अभी हाल ही में हमारे जो इलेक्शन है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं, सो उनका टर्म जाके कंप्लीट होता है 2030 में। वैसे ही कुछ स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शंस अभी 2027 में होने वाले हैं, तो 2029 में उनके पास होंगे सिर्फ 2 साल। लेकिन अगर ये अप्लाई होता है तो उसके बाद चाहे 27 में गवर्नमेंट बनी हो, चाहे 28 में बनी हो, चाहे अभी 25 में बनी हो, सबको ही इलेक्शंस लेने पड़ेंगे, तो री इलेक्शन जरूर होंगे। तो इसीलिए वो ऑफ कोर्स उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ा सा वो है, वो मिसलाइन करेगा चीजों को, काफी ज्यादा चीजें हमें अलाइन करनी पड़ेंगी, बट देन ऑल्सो व्हाट इज द थिंग, 29 में सबका टेन्योर खत्म हो जाएगा एंड विल बी स्टार्टिंग विद द फ्रेश इलेक्शंस अगर ये अप्लाई हो जाता है तो। डन। सबसे पहले बात करते हैं कि एक नया आर्टिकल पिक्चर में आएगा, दैट इज द 82A। डन। एंड उस आर्टिकल के अराउंड जैसे ही पहली सिटिंग हुआ करेगी लोकसभा के अंदर, हाउस ऑफ द पीपल की, जो सबसे पहले जनरल इलेक्शन के बाद एक हाउस ऑफ द मीटिंग होती है, पहली सिटिंग जो होती है, उसी के अंदर एक डेट नोटिफाई की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, दैट विल बी द अपॉइंटेड डेट। मींस इस पर्टिकुलर डेट से क्या होगा, जो है सारे के सारे हाउसेस नॉर्मली जब पूरे देश के अंदर एक ही टाइम पे इलेक्शन हो गए, तो दैट पर्टिकुलर डेट विल बी द स्टार्टिंग टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, सबके लिए वही डेट कंसिडर की जाएगी अपॉइंटेड डेट की तरह।
अब 82A के अंदर 5 क्लॉजेस है, पहले हमने बात कर लिया अपॉइंटेड डेट की बात। 82A क्लॉज 2 के अंदर बात ये जाएगी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज डन, जो जनरल इलेक्शन के बाद अपॉइंटेड डेट के साथ जैसे नई अपॉइंटेड डेट हमारी आ जाती है डन, उसी के साथ जो ऑलरेडी जो हमारी पहले की असेंबलीज हैं या जो भी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगा, उनका टेन्योर एंड हो जाएगा डन। तो ऐसा नहीं है कि फुल टर्म 5 साल कंप्लीट होगा तभी एंड होगा, नहीं, एज सून एज द डेट विल बी अनाउंस्ड उसी के साथ पुरानी जितनी भी असेंबलीज है सबकी सब क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। 82A क्लॉज 3 में बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला जाएगा कि यस आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस हेल्ड करने हैं पूरे ऑल ओवर द कंट्री देन। 82A क्लॉज 4 के अंदर ये बोला जाता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसे, जैसे मान लीजिए एक डेट दे दी गई कि इस पर्टिकुलर डेट में पूरे के पूरे देश के अंदर हमारे इलेक्शंस होंगे, लेकिन किसी स्टेट में कुछ ऐसी कंडीशंस है कि इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं डन। तो उस टाइम तो ये उसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना होगा किसको, इलेक्शन कमीशन को, कि इस पर्टिकुलर स्टेट में अभी के लिए हम इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, और साथ ही में एक डेट दी जाएगी कि यस इस स्टेट में जो है इलेक्शंस इस डेट को कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन क्लॉज 5 वहां पर ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर, बाकी पूरे भारत में जून में इलेक्शंस हो रहे हैं और एक स्टेट में जुलाई में हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका टेन्योर 5 साल बाद जुलाई में खत्म होगा, नहीं, चाहे इलेक्शंस के रिजल्ट लेट भी हैं देन ऑल्सो 5 साल बाद क्या होगा कि उनका जो टेन्योर है वो खत्म होगा जून में ही, और जो अगले इलेक्शंस होंगे वो जनरल इलेक्शन के साथ ही होंगे। तो इसमें जो कंसेप्ट है 5 साल वाला वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा कि नहीं, हमारे 5 साल अभी कैसा रहता है, जब तक किसी सरकार के 5 साल खत्म नहीं होता हमारे फ्रेश इलेक्शन अनाउंस नहीं होते टिल अगर वो सरकार ही गिर जाए डन। सो यस दिस विल बी द 5 क्लॉजेस अंडर द आर्टिकल 82A। अब जो अगला आर्टिकल अमेंड होगा ये फर्स्ट अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, जो हमने कहा 2 अमेंडमेंट बिल्स पास होंगे, पहला अमेंडमेंट के अंदर है ये 82A क्लॉज हो गया। अब 327 है, तो आपको पता है कि जो आर्टिकल 327 है पार्लियामेंट को पूरी की पूरी पावर देता है कि कोई भी लॉ अगर बनाना होगा इलेक्शंस के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए डन, चाहे वो इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन हो, डीलिमिटेशन ऑफ कमीशन हो डन, तो वो कौन करता है, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी इसी आर्टिकल को अमेंड किया जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 83 की, तो जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज है पार्लियामेंट की उसको अमेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया किसी को 2027 में है, किसी के 2025 में इलेक्शंस है, तो सबका अलग अलग है। सिमिलरली आर्टिकल 178(2) में ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो भी कंप्लीट खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी अगर ये अप्लाई होता है देन उसके बाद भी क्या चीज होगी, अगर मान लीजिए आपने लेट आपकी सरकार बनी थी, लेट आपका डेट है, देन ऑल्सो आपका जो ड्यूरेशन है 5 साल नहीं रहेगा, आपको उससे पहले जब जनरल इलेक्शन अनाउंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सरकार को खत्म करना होगा। अब वहां पे पिक्चर में आता है दूसरा, दैट इज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और वो इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल 324A को, एंड उसी के अंदर भी गवर्नमेंट को लॉज बनाने होंगे किसके लिए, कि म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के जो इलेक्शंस है वो अलाइन हो किसके साथ, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के साथ। और एक सब क्लॉज इंसर्ट होगा आर्टिकल 325 के अंदर, जो कि बात करेगा कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए हर एक इलेक्शंस की, कॉन्स्टिट्यूशन जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है एक ही सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, अलग अलग नहीं है। ये मैंने आपको बताया भी था जब हम रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ रहे थे डन। अब देखिए जब दोनों बिल्स इंट्रोड्यूस हो चुके अब क्या होगा, अब अमेंडमेंट प्रोसीजर के बाद जब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल पिक्चर में आता है 368 डन। सो देखिए पार्लियामेंट जो है सोल पूरी की पूरी इंचार्ज है किस चीज के लिए, इलेक्शंस लॉज को बनाने के लिए, लोकसभा और असेंबली के लिए। तो जब हमने फर्स्ट अमेंडमेंट बिल की बात करी तो इसके लिए हमें कोई भी रेटिफिकेशन नहीं चाहिए स्टेट्स के लिए, बिकॉज पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी पावर है किस चीज के लिए, हमारे पार्लियामेंट जो हमारे लॉज है लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस को चेंज करने के लिए। लेकिन जब बात आएगी म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत की तो आपको रेटिफिकेशन चाहिए, इसीलिए जो हमारी सेकेंड अमेंडमेंट बिल है उसमें हमें एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए, बिकॉज यस दिस इज द मैटर ऑफ व्हाट म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत, और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए यस वी नीड देयर अमेंडमेंट देयर रेटिफिकेशन ऑल्सो डन। अब जब दोनों रेटिफिकेशन हाउसेस में पास हो जाएगी तो दोनों हाउसेस में से तो ऑफ कोर्स सब बिल किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जैसे ही इस बिल को पास कर देगा, साइन कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, एंड उसके बाद जिम्मेदारी जाएगी इम्प्लीमेंटेशन पैनल के पास कि वो किस तरह से पूरी चीज को जो है फाइनल अंजाम देते हैं।
अब इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन देन ऑल्सो वी डू हैव कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव इफेक्ट पे बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारे इलेक्शंस को कंडक्ट करने की वो कम हो जाएगी। जो डिसरप्शंस होती हैं पर्टिकुलरली जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब आचार संहिता लग जाती है उस टाइम पे, वो कम हो जाएंगे। डन। बिकॉज हर कुछ ही टाइम के बाद किसी न किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो वापस से बार बार इसे लगाइए। डन। तो वो खत्म हो जाएगा एक ही बार में, एक सीजन आएगा इलेक्शंस का। डन। जैसे अभी त्योहार का सीजन है वैसे इलेक्शंस का सीजन आएगा तो पूरे देश में आएगा। डन। उसके बाद क्या होगा, एक बार सीजन आ गया, उसका चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है, वो सारा 5 साल वो आराम से काम कर सकती है। अभी क्या रहता है, अभी हरियाणा में इलेक्शंस है, 1 साल बाद कहीं और है, तो सेंटर को ऑफ कोर्स वहां पर भी जाना है, चाहे रैलीज एंड ऑल, तो वो चीजें सब खत्म हो जाएंगी। अब कॉन्स की बात करें तो लॉजिस्टिकल इश्यूज फॉर श्योर, ईवीएम्स हो गया, वीवीपैट्स हो गए, इनमें अब हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा इसमें रीजनल पार्टीज को। ठीक है, स्मॉलर रीजनल पार्टीज है उनको इफेक्ट होगा। एंड जब नेशन, देखिए जब लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस दोनों एक ही तरफ होंगे तो जो नेशनल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं जो रीजनल इश्यूज है उनको दबा देंगे। डन। तो ये थे कुछ कॉन्स। और सबसे बड़ा जो ग्रे एरिया है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का वो है टेन्योर। मान लीजिए आज आपने सरकार बना दी, सारे के सारे स्टेट्स में सरकार बन चुकी है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई है, लेकिन अगर बीच में कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि कोई सरकार गिर जाती है, उसका कोलैप्स हो जाती है, फिर क्या? तो क्या वापस से फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा? क्योंकि अगर फ्रेश इलेक्शंस कराए तो कहीं ना कहीं जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है वो तो खत्म हो गया। तो ये एक ग्रे एरिया, उसके ऊपर क्या हमारा एक इफेक्ट आएगा तो वो जानना जरूरी है। डन। बट दिस वर ऑल द, जैसे ये आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई किया जाएगा। सो दैट इज ऑल। नॉन योर स्क्रीन हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज है, हर महीने हमारे कोर्सेज बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड वॉरियर10 आप अप्लाई करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।